नमस्ते राधे राधे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ जो आपके बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। आप सबको पता है दो फैक्टर्स होते हैं आपका इकोलॉजी में, एबायोटिक एंटीबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें हम इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं आपके इकोलॉजी के स्टडी में। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हमने बायोटिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो लेक्चर कंप्लीट करेंगे वो होगा आपका एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इनमें आपके बेसिकली सॉयल, एटमॉस्फेयर, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कुल मिला के आपको एबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एक ऑर्गेनिज्म आपका कोई भी मान लीजिए ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन इन चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, लाइट, सॉइल, एटमॉस्फेयर, यही सारी चीज़ें आपको इकोलॉजी में पढ़नी है। तो आपने बायोटिक तो कंप्लीट कर लिया, उसमें ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर, फैगोट्रॉप्स, एपोट्रॉप्स, आप सबने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे एबायोटिक एनवायरनमेंट जिसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इनको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 तरीके से। एक होते हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर जो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, लाइक आपके लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर, फायर, ये सब किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से। दूसरा होता है आपका टोपोग्राफिक या फिजियोलॉजिकल फैक्टर जिसमें आपके एल्टीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ माउंटेन वगैरह आ जाते हैं, स्टीपनेस, एक्सपोजर आ जाता है। तीसरा होता है आपका इडैफिक फैक्टर। इडैफोलॉजी बेसिकली रिलेटेड होता है सॉइल से, जिसमें आप सॉइल की स्टडी, सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें आप किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉइल के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉइल से। ठीक है, कि सॉइल का क्या कंपोजिशन होता है, क्या होता है सॉइल, इसके बारे में। तो आप सबको पता होगा कि जो चीज़ आप अर्थ की क्रस्ट पे सबसे पहले देखते हैं वो क्या होती है? सॉयल। ये क्या होती है? अपर लेयर ऑफ क्या होती है? अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर सॉयल होती है। सॉयल पे ही हमारे घर वगैरह क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, और इसकी स्टडी को हम पीडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सॉयल फॉर्मेशन को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्टडी को पीडोलॉजी कहते हैं। तो अगर कोई सॉइल की जगह पीडोलॉजी दे दे तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है आपका? सॉइल से। अगर हम सॉइल के कंपोजिशन की बात करें तो ये कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, एयर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सॉइल का टेक्सचर कैसा हो सकता है, टेक्सचर मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, या तो वो सैंडी हो सकता है, उसमें स्लिट पाए जा सकते हैं, उसमें क्ले पाए जा सकते हैं, ये सब जो सारे इसके टाइप हैं ये इसके टेक्सचर को बताते हैं। ठीक है, सॉइल में देखिए 2 तरीके के ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली पाए जाते हैं, जिसमें आपके कुछ लिविंग बायोमास पाए जाते हैं। लिविंग बायोमास में आपके प्लांट्स वगैरह, कुछ डेट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डेट्राइटस भी कहा जाता है। और एक होता है ह्यूमस। ठीक है, इसमें जो ह्यूमस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं ह्यूमिक सबस्टांस, एक होते हैं नॉन ह्यूमिक सबस्टांस। ह्यूमिक सबस्टांस में बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, स्टेबल एंड प्रोडक्ट होते हैं जो किसके डिकम्पोजिशन से बनते हैं? प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट एंड एनिमल जब आपके अर्थ पे गिर जाते हैं और डेड वगैरह डिके हो जाते हैं तो उनसे जो मैटर बनता है उसे हम ह्यूमिक सबस्टांस कहते हैं। ठीक है, और ये सॉइल और एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन से मिलकर बनते हैं। 80 to 90% जो सॉइल होता है ये डार्क कलर के एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? डार्क कलर के एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं। 3 फ्रैक्शन है ह्यूमिक सब्सटेंस के, एक होता है ह्यूमिन, एक होता है ह्यूमिक एसिड और दूसरा होता है फल्विक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके ह्यूमस में पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट और क्या होते हैं आपके एनिमल जब डेड हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से जो मैटर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस को आपको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ह्यूमिन, ठीक है, एक होता है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। ह्यूमिन क्या होता है? ये नॉट सॉल्युबल होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है किसी भी पीएच पे। आप 14 तक पीएच माना जाता है, 1 से लेकर 14 तक, चाहे वो एसिडिक पीएच हो या बेसिक पीएच हो, किसी भी लेवल पे ये सॉल्युबल नहीं होता है। जो ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं ये
इनसॉल्युबल होते हैं एसिडिक कंडीशन में। अगर बेसिक कंडीशन है तो उसमें तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, अल्कलाइन या बेसिक कंडीशन है तो उसमें ये सॉल्युबल रहेंगे, लेकिन एसिड अगर है तो उसमें ये घुलेंगे नहीं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम फल्विक एसिड की बात करें तो ये मिक्सचर होता है वीक एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक एरोमेटिक आप सभी जानते हैं, ये जो CH3 आप पढ़ते हैं ये एलिफैटिक के अंदर आते हैं, और जो रिंग वाली चीज़ें आप पढ़ते हैं वो बेसिकली एरोमेटिक के अंदर आते हैं। तो केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है और ये हर pH पे सॉल्युबल होता है। तो इनको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ह्यूमिन, ये किसी भी pH पे सॉल्युबल नहीं होता है। ह्यूमिक एसिड की अगर बात करें तो एसिडिक में सॉल्युबल होता है, और एसिडिक में इनसॉल्युबल होता है, बेसिक में सॉल्युबल होता है। फल्विक हमेशा सॉल्युबल होता है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर होता है किसका, एलिफैटिक का और एरोमेटिक का, ठीक है, इसी वजह से। अब बात करें अगर हम नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस की, तो जो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं इसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिग्निन्स, लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। सॉयल एयर की बात करें तो आप सबको पता है कि एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो अगर सॉयल एयर की हम बात करें तो सॉयल एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का जो प्रेजेंट होती है सॉयल पोर में, और वाटर के साथ ये फिल्ड होता है। बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन जो है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सॉयल एयर बेसिकली इसमें क्या पाया जाता है, जो होता है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आप नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली पढ़ते हैं, ये उस साइकिल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल वाटर की अगर बात करें तो 30% ऑफ सॉइल वॉल्यूम जो है वो क्या पाया जाता है, सॉइल वाटर पाया जाता है। ये इसेंशियल होते हैं एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सॉइल के लिए, सॉइल में वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो हमारी सॉइल में ही जाती हैं। तो सॉइल वाटर हम लोग जो प्लांट बेसिकली कंज्यूम करते हैं वाटर को, वो सॉइल का ही वाटर होता है। तो सॉइल वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत नेसेसरी है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पे ये बिटवीन लिखा गया है, ठीक है, बिटवीन सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अगर रिलेशन देखा जाए तो उसके हिसाब से वाटर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है ये थिन लेयर्स में प्रेजेंट होता है सॉइल के अराउंड, ठीक है। इस तरीके से थिन लेयर में सॉइल के अराउंड ये प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता है। ये यहाँ वाटर तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा आता है आपका कैपिलरी वाटर। तो अगर हम कैपिलरी वाटर की बात करें तो इसमें H2O थिन लेयर में और नैरो कैपिलरीज में, इस तरीके से पतली पतली कैपिलरीज के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और जो मेनली प्लांट के द्वारा वाटर लिया जाता है वो कैपिलरी वाटर ही लिया जाता है, ठीक है। ये कैपिलरी के फॉर्म में पाया जाता है तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है वाटर उसे हम क्रिशार्ड बोलते हैं, ठीक है, क्रिशार्ड बोलते हैं, इसको अवेलेबल वाटर बोला जाता है। थर्ड होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। ये सबसे ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, और ये भी प्लांट के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। केमिकल वाटर प्रेजेंट होते हैं, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्लांट के द्वारा यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि प्लांट के द्वारा जो वाटर यूज़ किया जाता है वो किस फॉर्म में लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कैपिलरी वाटर जो बेसिकली होता है वही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एयर और एटमॉस्फेयर की। तो जो एयर एंड एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर होता है गैसेस का एयर के साथ, ठीक है। एयर जो है गैसेस के साथ जब मिक्सर पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एयर एंड एटमॉस्फेयर। इसको हम 4 बेसिकली लेयर में डिवाइड करते हैं। आप सबने इनका नाम सुना होगा, जिसमें जो पहली लेयर आती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ से जो ऊपर जो पहली लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद ट्रोपोस्फियर जो है आपका 10 to लेकर 20 किलोमीटर तक पाया जाता है। उससे अब जो लेयर पाई जाती है उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे हम मीजोस्फियर कहते हैं, और सबसे ऊपर थर्मोस्फियर लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेटोस्फियर लेयर होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओजोन लेयर बनती है। इसी लेयर में क्या बनती है, ओजोन लेयर बनती है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है आपकी, O3 जो लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है वो इसी लेयर में बनती है, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फियर होती है, और जो ट्रोपोस्फियर का एंड होता है उसे हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। पॉज का मतलब स्टॉप, ठीक है। तो जो
ट्रोपोस्फीयर का स्टॉप है उसे हम ट्रोपोपॉज कहेंगे। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर का स्ट्रेटोपॉज और मेसोस्फीयर का मेसोपॉज। सबसे ऊपर थर्मोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करें हम, तो जो टेम्परेचर का रेट होता है जिसपे क्या करते हैं डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड, उसे हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट एक होता है जिसमें रेट ऑफ टेम्परेचर एट विच चेंज विथ इवोल्यूशन एलिवेशन, जिसमें हाइट के साथ क्या हो चेंज होता है रेट इसका, ठीक। फिर कुछ की पॉइंट्स है जो आपके लिए यूज होते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में आप सबने सुना होगा। तो जो लैटिट्यूड होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर इन रिलेशन टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। अर्थ का जो रिलेशन है इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, जो हम उसे मेजर करते हैं। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। इससे जो ये डिस्टेंस नापा जाता है इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, जब लोकेशन हम लोग देखते हैं किसी चीज़ की सी लेवल से ऊपर, जो आपका ये सी लेवल मान लीजिए सी, इससे ऊपर के लेवल को जब किसी चीज़ से मापा जाता है तो उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट के डिस्टेंस को जब नापा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई लोकेशन है, तो जब ईस्ट और वेस्ट के लोकेशन को नापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ और साउथ वाले को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब लाइट की बात करते हैं। अगर लाइट पे आ जाए तो लाइट जो होता है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ वेरीज मार्केटली विथ लैटिट्यूड। जहाँ पे क्या होता है, आपकी सोलर एनर्जी क्या होती है, स्टॉप होती है, इंटरसेप्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सन की रेज इस तरीके से आ रही हैं। ये आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये साउथ लैटिट्यूड पे है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो इक्वेटर है यहाँ पे सोलर रेडिएशन डायरेक्ट आके पड़ती है, तो इक्वेटर के आसपास जो देश हैं वहाँ पे धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहीं जो साउथ के जो हैं आपके, वहाँ पे जो सन का रेडिएशन है डायरेक्टली इंक्रीज करता है इनपुट, और डे लेंथ जो होती है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, सॉरी, ठीक है। और अगर यही बात करें हम साउथ पोल की, ठीक है, तो साउथ पोल में क्या होता है, सॉरी नॉर्थ पोल में ये फॉल्स डायरेक्टली विथ इनपुट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर नॉर्दर्न हम लोग देखें नॉर्थ पोल्स पे, तो नॉर्थ पोल्स पे क्या होते हैं, सन की लाइट थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी कम पड़ती है, और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक। सॉल्स्टिसेस एक टर्म आता है जिसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट डे आते हैं, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट डे ईयर में आपके आते हैं, सब लोग कहते हैं ये इस साल का सबसे लंबा दिन है और ये साल का सबसे छोटा दिन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्स्टिसेस कहते हैं। तो इस समर सॉल्स्टिस जो होती है, यानी कि सबसे लॉन्ग डे समर का, वो होता है आपका जून 20, और सबसे शॉर्ट डे विंटर का होता है, वो होता है आपका दिसंबर 21। इक्विनॉक्सेस करके एक टर्म आता है, इसका मतलब क्या होता है, इट मेनली अकर एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ये फेनामेना होती है, यहाँ पे व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वली एज लॉन्ग, जहाँ पे डे 12 आवर्स का होगा और दिन नाइट भी आपका 12 आवर्स का होगा, ठीक है। तो इसमें भी दो पाए जाते हैं, एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को पड़ता है स्प्रिंग के बिगिनिंग में, ठीक है, स्प्रिंग के बिगिनिंग में, और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स जो 23 सितंबर को पड़ता है यहाँ बिगिनिंग ऑफ ऑटम के बिगिनिंग में, ठीक है। स्प्रिंग और ऑटम दो आपके होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये दो दिन ऐसे होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च, जहाँ पे आपके डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। अगर हम लाइट की बात करें, एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शो करता है। स्पेक्ट्रम के बारे में आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसका अप्रॉक्सीमेटली, जो इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेके 700 nm तक होता है। कॉमनली इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन आई से दिखाई देता है, ह्यूमन आई से विजिबल है, इसलिए हम विजिबल लाइट कहते हैं। जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, वो बेसिकली 400 से 700 के बीच में होती है, बिटवीन, ठीक है। और इंफ्रारेड की जो होती है ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है नॉर्मल आई जो वेवलेंथ है उससे, और अल्ट्रा वायलेट की क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है। विजिबल लाइट को हम
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR भी के नाम से भी जानते हैं। तो PAR नाम देते तो आप हमेशा याद रखिएगा, विजिबल यानी कि जो हमारे आंखों से दिखाई देने वाली लाइट है उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं और उसकी वेवलेंथ 400 से 700 होती है और उसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR के नाम से भी जानते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेनली 3 तरीके की होती है, अल्ट्रावायलेट A, B, C। ए की जो रेंज होती है वो 100 से 280 नैनोमीटर तक होती है, इस बी की 280 से 320 नैनोमीटर होती है और अल्ट्रावायलेट सी की 320 से 400 नैनोमीटर होती है। मेन सोर्स जो होता है लाइट का, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या होता है? सन होता है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें कि प्लांट्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइट जो होती है, वेवलेंथ और कलर डिसाइड करती है। इकोसिस्टम के जो फोटोसिंथेसिस होता है उस पर बहुत ज़्यादा रोल डालती है, यही लिखा गया है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी का भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ वगैरह पे, फोटोसिंथेसिस पे, रिप्रोडक्शन पे, शेड पे। कई सारे प्लांट होते हैं जो छाँव में उगते हैं और कुछ होते हैं जो धूप में ज़्यादा उगते हैं, तो उस हिसाब से भी शेड इंटॉलरेंट, शेड टॉलरेंट 2 टाइप के प्लांट होते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, लाइट की ड्यूरेशन भी मैटर करती है। जब आप फ्लावरिंग ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट LDP, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जिनको दिन का जो है लंबा चाहिए उनको ग्रोथ करने के लिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको रात लंबी चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो लाइट का ड्यूरेशन भी मैटर करता है। ठीक है, बात करें हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सबस्टांस। किसी सबस्टांस की हॉटनेस और कोल्डनेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का यूज करते हैं। टेम्परेचर जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, डे टू नाइट, ड्यू टू ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सोलर रेडिएशन की वजह से दिन में क्या होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, रात में सन जो है सनलाइट उतनी ज़्यादा तेज नहीं पड़ती है। आपका सन तो हमेशा रहता है, लेकिन जब नाइट होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है हमारा कम और ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, कुछ फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं लाइट के द्वारा, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, टोपोग्राफी, वेजिटेशन और कई सारी चीज़ें। लैटिट्यूड, कहीं का लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, वो सन के टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे हम जो है वेजिटेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स उगते हैं उसको कई तरीके से हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेगाथर्म, मेसोथर्म एंड माइक्रोथर्म। तो जो मेगाथर्म होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, मतलब वहाँ थ्रू द ईयर बहुत ज़्यादा क्या होती है, टेम्परेचर होती है। डोमिनेंट वेजिटेशन वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा उगते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे कंडीशन कैसा होता है मेगाथर्म का, और वेजिटेशन वहाँ बहुत अच्छी होती है, पौधे अच्छे उगते हैं। फिर मीजोथर्म आते हैं, यहाँ भी टेम्परेचर हाई होता है लेकिन मतलब अल्टरनेटिंग होता है, कभी लो कभी हाई। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट वेजिटेशन पाया जाता है, इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन आता है माइक्रोथर्म में माइक्रो का मतलब कम, टेम्परेचर लो होता है। वेजिटेशन यहाँ पे मिक्स टाइप का पाया जाता है, कोनिफरस फॉरेस्ट, इस तरीके के फॉरेस्ट, कोनिफर प्लांट जो होते हैं इस तरीके से जो पाए जाते हैं, इस तरीके के प्लांट यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आते हैं आपके हेकिस्टोथर्म सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे अल्पाइन ट्रीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, अल्पाइन वेजिटेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वेजिटेशन यानी कि प्लांट किस तरीके के होंगे ये भी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी थी, आपको पढ़नी थी आपके एबायोटिक फैक्टर्स में। तो होप एबायोटिक फैक्टर्स की जितनी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।